सोशल मीडिया, लाइक्स, फॉलोअर्स, ग्लैमर। लेकिन सोचिए, इस चकाचौंध के पीछे क्या छिपा हो सकता है? शायद अंतर्राष्ट्रीय जासूसी की एक ऐसी दुनिया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलेंगे जो आपको हैरान कर देगी। तो सवाल यही है ना कि एक ट्रैवल व्लॉगर अचानक से एक इंटरनेशनल जासूस कैसे बन जाती है। ये सवाल दरअसल आज के डिजिटल दुनिया की एक ऐसी सच्चाई सामने लाता है जो थोड़ी डरावनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की और उस इन्वेस्टिगेशन की जिसने उसे सीधा सीधा जेल पहुंचा दिया। इस कहानी का जो पहला चैप्टर है वो है जासूसी के आरोप में पकड़ी गई एक व्लॉगर के बारे में, मतलब ट्रैवल व्लॉग्स से सीधा जेल। कहानी शुरू होती है एक जानी मानी ट्रैवल ब्लॉगर से जिसकी जिंदगी उसके फॉलोअर्स के लिए एक खुली किताब जैसी थी। लेकिन जैसा अक्सर होता है, पर्दे के पीछे एक बिल्कुल ही अलग कहानी चल रही थी। और देखिए, ज्योति मल्होत्रा कोई ऐसी वैसी कंटेंट क्रिएटर नहीं थी। 3,80,000। सोचिए जरा, 2025 तक उसके यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो पर इतने सब्सक्राइबर्स थे। मतलब उसका इन्फ्लुएंस, उसकी पहुंच काफी बड़ी थी। बहुत से लोगों के लिए वो एक रोल मॉडल जैसी थी। तो जब उससे पूछताछ हुई, जब उस पर ये आरोप लगे, तो ज्योति ने क्या कहा? उसने कहा, मैं तो बस अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल कर रही थी। अब यहीं से इस केस के दो अलग अलग पहलू सामने आते हैं। एक तरफ है एक क्रिएटर का दावा और दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज के गंभीर आरोप। इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हमें जासूसी की बदलती हुई दुनिया को देखना होगा, क्योंकि अब खेल के नियम बदल चुके हैं। आज सोशल मीडिया जासूसी का नया मैदान बन गया है और पाकिस्तान की ISI जैसी इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए सोशल मीडिया उनका सबसे बड़ा हथियार है। तो ये एजेंसियां काम कैसे करती हैं? उनकी जो प्लेबुक है काफी स्मार्ट है। स्टेप 1, ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पहचानो जिनकी पहुंच अच्छी हो। स्टेप 2, उन्हें स्पेशल पर्क्स ऑफर करो, जैसे एक्सक्लूसिव एक्सेस, वीजा, स्पॉन्सर्ड ट्रिप्स, ऐसी चीजें। स्टेप 3, धीरे धीरे उस टारगेट को एक लॉन्ग टर्म एसेट बनाओ। और आखिर में स्टेप 4, उन्हें काम दो, जैसे इंटेलिजेंस इकट्ठा करना और पब्लिक ओपिनियन को अपने फेवर में करना। और हाँ, ये सब कोई फिल्मी कहानी नहीं है, असलियत है। एक यूपी एंटी टेररिज्म स्क्वाड की रिपोर्ट बताती है कि 2020 से 2022 के बीच ISI ने 125, जी हाँ, 125 से ज्यादा फर्जी फीमेल फेसबुक प्रोफाइल बनाए। क्यों? ताकि इंडियन मिलिट्री के लोगों को हनी ट्रैप किया जा सके। इससे अंदाजा लग जाता है कि ये खतरा कितना असली और कितना बड़ा है। तो सवाल फिर दही आता है कि इतने बड़े नेटवर्क में आखिरकार अथॉरिटीज ज्योति तक पहुंची कैसे? इसकी शुरुआत हुई डिजिटल सुरागों से, मतलब एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती चली गई। देखिए, ये सब कितनी तेजी से हुआ। अप्रैल 2025 में पहलगाम में एक बड़ा टेरर अटैक होता है। इंटेलिजेंस एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ जाती हैं। फिर 11 मई को पंजाब में गुजाला नाम की एक ऑपरेटर पकड़ी जाती है। वो कबूल करती है कि उसका लिंक पाकिस्तान हाई कमीशन में एक हैंडलर से है। बस 2 दिन बाद 13 मई को उसके हैंडलर दानिश को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित करके भारत से निकाल दिया जाता है। और फिर ठीक 3 दिन बाद 16 मई को हरियाणा के हिसार से यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को अरेस्ट कर लिया जाता है। सिर्फ 20 दिन और पूरा नेटवर्क सामने था। अब यहाँ एक टर्म आया, पर्सोना नॉन ग्राटा। ये है क्या चीज? ये एक डिप्लोमैटिक टर्म है। इसका सीधा सा मतलब है एक अनचाहा व्यक्ति। जब किसी डिप्लोमैट पर जासूसी जैसे गंभीर आरोप लगते हैं तो होस्ट कंट्री उसे ये टाइटल देकर कहती है कि आप अब हमारे देश में वेलकम नहीं हैं, तुरंत देश छोड़िए। बिल्कुल वही जो दानिश के साथ हुआ। तो अब आते हैं मेन किरदारों पर, हैंडलर और एसेट। मतलब ज्योति और ISI के बीच का सीधा कनेक्शन क्या था? इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक ये सब शुरू हुआ एक सिंपल वीजा एप्लीकेशन से, और देखते ही देखते ये एक सीक्रेट गठबंधन एक खतरनाक रिश्ते में बदल गया। यही इस कहानी का सबसे अजीब पहलू है। ज्योति मल्होत्रा के 2 अलग-अलग दुनिया। पब्लिक में वो एक पॉपुलर ट्रैवल व्लॉगर थी, वीजा अप्लाई कर रही थी, ट्रैवल कंटेंट बना रही थी। लेकिन आरोपों के मुताबिक उसकी एक सीक्रेट लाइफ भी थी, जिसमें वो एक ISI एसेट थी, एम्बेसी की एक्सक्लूसिव पार्टीज में जाती थी और संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करती थी। तो उसे इस नेटवर्क में शामिल कैसे किया गया? इसे कहते हैं ग्रूमिंग प्रोसेस। रिपोर्ट्स कहती हैं कि 2023 के बीच में वो अपने हैंडलर दानिश से
पाकिस्तान हाई कमीशन में मिली। फिर मार्च 2024 में उसे एक इफ्तार पार्टी का स्पेशल इनविटेशन मिला। अप्रैल 2024 में उसे पाकिस्तान का 10 दिन का वीज़ा मिल गया। वहां उसकी मुलाकात आईएसआई के दूसरे ऑफिसर्स शाकिर और राणा शबाज से करवाई गई और सारी बातचीत, सारा कम्युनिकेशन एनक्रिप्टेड ऐप्स जैसे टेलीग्राम और स्नैपचैट पर होता था ताकि कोई रिकॉर्ड ना रहे। लेकिन सवाल ये है कि आईएसआई को एक ट्रैवल व्लॉगर से आखिर चाहिए क्या था? क्या वो एक कंटेंट क्रिएटर थी या खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाले? जांच एजेंसियां कहती हैं कि उसे बिल्कुल साफ साफ काम सौंपे गए थे जो उसके व्लॉगिंग के पर्दे के पीछे छिपे थे। तो उसके कथित मिशन के 3 मेन हिस्से थे। पहला, अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की एक पॉजिटिव इमेज बनाना, एक सॉफ्ट नैरेटिव क्रिएट करना। दूसरा, जिन जगहों पर वो जाती थी, खासकर स्ट्रेटेजिक एरियाज के पास, वहां से सेंसिटिव डिटेल्स इकट्ठा करना और आगे भेजना। और तीसरा, अपने हैंडलर्स के साथ एक सीक्रेट और सिक्योर कम्युनिकेशन लाइन हमेशा खुली रखना। इन्वेस्टिगेटर्स के लिए एक और रेड फ्लैग था और वो था ज्योति का लाइफस्टाइल। एक तरफ थी उसकी यूट्यूब से होने वाली इनकम और दूसरी तरफ उसकी शानदार लाइफ के खर्चे। फर्स्ट क्लास फ्लाइट्स, लग्जरी होटल्स, इन सब के पैसे कहाँ से आ रहे थे? इस इनकम और खर्चे के मेल न खाने की वजह से शक और गहरा हो गया कि उसकी ट्रिप्स को कोई और स्पॉन्सर कर रहा है। तो इस सब के बाद हुआ क्या? इन्फ्लुएंस की इस अनदिखी कीमत का नतीजा क्या निकला? चलिए देखते हैं इस मामले के बाद क्या हुआ और इस पर क्या आरोप लगे हैं। तो केस फाइल क्या कहती है? आज की तारीख में ज्योति मल्होत्रा हिरासत में है। उस पर सबसे बड़ा चार्ज है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत। ये वही कानून है जो देश की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा उस पर भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने का भी आरोप है। उसका इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है और पूछताछ अभी जारी है। और एक बात जान लेना बहुत ज़रूरी है, ये कोई अकेला मामला नहीं है। मतलब ये अकेली ऐसी घटना नहीं है। अथॉरिटीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक उसी टाइम पीरियड में इस तरह के कम से कम 11 और मामले सामने आ चुके हैं। ये एक बड़े और काफ़ी चिंताजनक ट्रेंड की तरफ इशारा करता है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। इन्फ्लुएंस के इस दौर में जहाँ लाइक्स और फॉलोअर्स सब कुछ है, वहाँ कंटेंट और कॉम्प्रोमाइज़ के बीच की लाइन कहाँ है? कहाँ खींची जानी चाहिए?